नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 14 वृत्त से संबंधित जो बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर इकाई 13 तक के सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो ना देखे हों तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं वृत्त के बारे में जो भी बेसिक है और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हल कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक वृत्त बना हुआ है और इस पॉइंट को यानी कि यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके वृत्त बनाया जाता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, यानी कि केंद्र बिंदु कहते हैं। और इस केंद्र से देखिए, जो ये रेखा इस तरीके से खींची जाती है, यानी कि अगर यहाँ केंद्र बिंदु से एक तरफ की ये रेखा इतनी अगर ले ली जाए तो इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको रेडियस बोलते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और यही रेखा जब यहाँ से चल करके और दूसरी तरफ परिधि से मिल जाती है तो इसको कहते हैं व्यास और इसको जो है डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस पूरी रेखा को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से, क्योंकि इसको डायमीटर बोलते हैं व्यास को। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर यानी कि व्यास बोलेंगे। और यहाँ पर केंद्र बिंदु से परिधि के एक तरफ की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। और इस बिंदु को बोलते हैं केंद्र बिंदु यानी कि ओरिजिन। और जो है यहाँ पर देखिए, ये तो मान लीजिए केंद्र बिंदु से जाने वाली रेखा हो गई, तो इसको जो है व्यास कहते हैं और इसको जीवा भी कह सकते हैं। देखिए, व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो व्यास होता है वो जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अगर कोई रेखा खींची जाए तो इसको भी क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। यानी कि जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तो ये हो जाएगी जीवा। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग जो है जीवा भी जान गए कि यानी कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और अब बात करते हैं कि जो है वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो देखिए, वृत्तखंड किसे कहते हैं इसको भी अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, किसी चाप और उसकी जीवा से घिरी आकृति को वृत्तखंड कहते हैं। किसी चाप, देखिए चाप ये है, यानी कि ये देखिए, ये इतना अगर ले लें तो इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। किसी चाप और उसकी जीवा, देखिए ये जीवा हो गई और ये चाप हो गया। तो किसी चाप और जीवा से घिरे भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये भाग है ये क्या है? वृत्तखंड है। और देखिए, इस भाग को अगर लिया जाए, जैसे ये एक जीवा है तो इस भाग को अगर लिया जाए तो ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जीवा ये है तो यहाँ पर देखिए ये जो वृत्तखंड है ये बड़ा है तो इसको जो है दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो इसको भी आप लोग जान लीजिए, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड और इसको कहेंगे लघु, यानी कि जो छोटा वृत्तखंड हो उसको जो है लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़े जो है भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो देखिए, वृत्त के किसी चाप और चाप के अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये चाप है और इस चाप के अंत बिंदु देखिए, ये एक ये है और ये एक ये है। मान लीजिए ये एक चाप है और इसके अंत बिंदु मान लीजिए ये है और ये है। और इस अंत बिंदुओं को अगर हम केंद्र से मिला दें इस तरीके से तो इस भाग को, यानी कि इससे घिरे भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं।
पुनः एक बार सुन लीजिए, वृत्त के किसी चाप और चाप के अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि जो ये आकृति यहाँ पर घिरी हुई है पूरी, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। यानी कि जो है, जो ये चाप है यहाँ तक नहीं, यहाँ तक इसको नहीं बोलेंगे, जो ये इतना भाग है इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के आते हैं और उसमें जो है किसका यूज होता है, तो वो भी कुछ विशेष पॉइंट जान लीजिए आप लोग। देखिए, इसमें कुछ प्रमेय हैं और उन्हीं प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो प्रमेय आप लोग जान लीजिए और उन्हीं प्रमेय का यूज करके सारे क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। तो देखिए वो प्रमेय कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि एक ही वृत्तखंड के सभी कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के सभी कोण समान होते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे आप कह लें एक ही वृत्तखंड के सभी कोण समान होते हैं, और चाहे कह लीजिए एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक वृत्त की क्या है? जीवा है, और इसके द्वारा मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोण बन रहा है। जैसे एक कोण ये बना, और फिर मान लीजिए इसी जीवा पर दूसरा कोण इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है ऐसे, और जो है यहाँ से फिर जो है बन रहा है। यानी कि देख लीजिए, एक ही जीवा पर ये भी कोण बन रहा है और एक ही जीवा द्वारा ये भी कोण बन रहा, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। इस तरीके से कहीं से भी आप बना दीजिए या कहीं भी वृत्त की परिधि पर बना दीजिए, इसी जीवा पर अगर वो कोण होगा तो वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, और इस प्रमेय का प्रयोग करके काफी क्वेश्चन जो है हल किए जा सकते हैं। और फिर देखिए, दूसरी प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर होते हैं। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके चारों शीर्ष एक ही जो है वृत्त पर होते हैं। तो ये भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखिए, इन दो बिंदुओं को इस तरीके से मिला दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, और एक शीर्ष ये हो गया, और एक शीर्ष ये हो गया। तो इस प्रकार से देखिए एक ही वृत्त पर चारों शीर्ष आ गए हैं, तो ये इतना पोर्शन जो है ये क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि एक ही वृत्त पर अगर जो है चतुर्भुज के चारों शीर्ष पड़ रहे हैं तो वो चतुर्भुज क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। और इसकी एक विशेष कंडीशन होती है, वो भी आप लोग जान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, उनका योग जो है 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये अगर पूरा कोण ले लिया जाए और ये पूरा कोण ले लिया जाए तो इसका योग जो है 180 डिग्री आना चाहिए। और जो ये कोण है पूरा, और जो ये पूरा कोण है, इसका भी योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये होती है चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन। और फिर नेक्स्ट प्रमेय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। देखिए, ये सभी प्रमेय आप लोग नोट कर लीजिए और इन्हीं का प्रयोग करके हमको सभी क्वेश्चन हल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर इस तरीके से लंब डाला गया है, तो यहाँ पर देखिए जो ये जीवा है इसको क्या करेगा? इसको समद्विभाजित करेगा। यानी कि जो ये भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमेय भी हो गई। यानी कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। और फिर देखिए नेक्स्ट प्रमेय है
कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो ये सबसे बड़ी जीवा होती है जिसको व्यास कहते हैं, तो देखिए व्यास पर बना कोण ये जो है इस तरीके से भी प्रमेय पूछी जा सकती है कि वृत्त के व्यास पर बना कोण समकोण होता है, या अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, इस तरीके से जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, व्यास है, और व्यास के द्वारा अगर वृत्त की परिधि पर कोई कोण इस तरीके से बन रहा है तो वो क्या होगा, समकोण होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी कि जैसे ये व्यास है, ये व्यास के द्वारा अगर इस तरीके से कहीं पर भी कोण बन रहा है, चाहे इधर बने और चाहे इधर बने या इधर बने, कहीं पर भी बने, तो इस प्रकार से अगर वो वृत्त के व्यास पर बना है कोण तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इन सभी कंडीशन का अभी प्रयोग होगा जो है, तो आप लोग जब क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे इन्हीं सभी प्रमेय का प्रयोग करके जो है सारे क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। अगर ये प्रमेय आप लोगों को नहीं पता होगी तो फिर जो है क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये प्रमेय आप लोग नोट कर लीजिए और इनको रट लीजिए। एक जो है हम पुनः एक बार बता दे रहे हैं, एक ही वृत्तखंड के सभी कोण समान होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर होते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। या कह सकते हैं व्यास पर बना कोण जो है, व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है, या कह लीजिए कि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी एक प्रमेय होती है कि वृत्त के केंद्र को, देखिए वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु ये हो गया, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये भी जो है कंडीशन एक लागू होती है। यहाँ पर जैसे ये जीवा है और जीवा के मध्य बिंदु को अगर मिला रही है और केंद्र से खींची गई रेखा है तो ये जीवा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, और जो है ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, लंब होगी, जीवा पर ये क्या होगी, लंब होगी। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन हल कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में यदि कोण ए ओ सी बराबर 110 डिग्री हो तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पार्श्व चित्र में यदि ए ओ सी बराबर 110 डिग्री तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ए ओ सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए ओ सी का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं 110 डिग्री। और जो है क्या कहा गया है कि कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण ए बी सी यानी कि हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए अधिक कोण ए ओ सी बराबर कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। देखिए जो लोग ना जानते हो तो जान लीजिए अधिक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जो है अधिक कोण कहते हैं। और जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण होते हैं उनको बृहत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण है 110 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। और इस कोण को अगर हमको लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, बृहत कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण तो दिया हुआ है और अब हम इस कोण को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बृहत कोण, बृहत कोण, कोण ए ओ सी। देखिए
ए ओ सी ये भी लिखा जाएगा और ए ओ सी ये भी लिखा जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अधिक कोण ए ओ सी और इसमें बृहत कोण ए ओ सी। इसी के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कोण यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो है बृहत कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 110 दिया हुआ है और ये पूरा कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 में से इस कोण को घटा देंगे तो हमारा ये कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर 360 माइनस कितना कर देंगे, 110 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोण ए ओ सी यानी कि जो बृहद कोण है ये निकल आएगा। तो यहाँ पर 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 250 डिग्री। और इस प्रकार से अब बृहद कोण निकल आया है। और अब देखिए हम क्या करेंगे, अब कोण ए बी सी निकाल लेंगे। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण, या कह लीजिए 1/2 बृहत कोण, बृहत कोण, कोण ए ओ सी। तो देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू होगी तो वो भी आप लोग जान लीजिए। देखिए ये प्रमेय शायद बताने को रह गई थी, तो यहाँ पर ये प्रमेय एक और आप लोग बढ़ा लीजिए, यानी कि उसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि केंद्र पर जो कोण होता है वो इस कोण के 2 गुना होता है। और यही प्रमेय एक उल्टा होती है, इसी के जो है उल्टा वो प्रमेय होती है। तो वो क्या होती है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो जो ये कोण होता है वो इस केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखिए अगर कोण मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से इधर बनता तो यहाँ पर इस कोण का आधा ये कोण होता। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरफ कोण बन रहा है तो यहाँ पर जो इधर दूसरी साइड में एक कोण बनेगा इसका ये आधा होगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कोण निकालने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर अगर इस तरफ कोण हमको निकालना है परिधि पर का कोण, तो इस कोण का आधा होगा ये कोण। और अगर इधर हमको इस कोण को निकालना होता, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई कोण बन रहा होता, तो इस कोण को अगर हमको निकालना होता तो इस कोण का आधा ये कोण होता। तो ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ए बी सी यानी कि इस कोण को निकाल रहे हैं। तो जब ये तो यहाँ पर देखिए जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है वो कोण जो होगा वो जो है इस कोण का 2 गुना होगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन हम यहाँ पर ए बी सी जो निकाल रहे हैं वो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर हम 1/2 गुणे कर लेंगे ए ओ सी। तो देखिए ए ओ सी कितना है, 250 आया है। तो 250 यहाँ पर कर देंगे और अब 250 को 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 125 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कोण ए बी सी निकल आएगा, यानी कि ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में ए ओ बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण बी ए सी बराबर 65 डिग्री तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। पार्श्व चित्र में ए ओ बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण बी ए सी बराबर 65 डिग्री तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए अभी आप लोगों को एक प्रमेय बताए हैं कि वृत्त के व्यास पर बना कोण समकोण होता है। यानी कि वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कितना है, 65 डिग्री है जो कि दिया हुआ है। और फिर जो है कोण ए सी ओ, देखिए कोण ए सी, देखिए ए सी और बी, सारी यहाँ पर ओ नहीं है, ए सी और बी,
ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वृत्त के व्यास पर बना कोण है। तो यहाँ पर देखिए जो है ये कोण ए सी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर हमको देखिए यहाँ पर चाहे तो कंडीशन लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए जो है क्या है 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तीनों कोण हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी, तो ये तीनों कोण अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण बी देखिए हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी कहा गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे ए बी सी, और प्लस कोण बी सी ए, यानी कि यहाँ पर सी वाला कोण 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसको 90 डिग्री लिख लेंगे। और फिर कोण सी ए बी, यानी कि ये कोण कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 65 डिग्री लिख लेंगे। और फिर बराबर में 180 डिग्री है। अब कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 180 में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पर देखिए 90 में 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। तो यहाँ पर 155 माइनस कर लेंगे तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए जो है 180 में से 155 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 डिग्री। तो इस प्रकार से 25 डिग्री ही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि कोण ए बी सी का मान पूछा गया था। तो कोण ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त में बना कोण ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये 65 डिग्री पहले से दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कंडीशन लगा देंगे और फिर ये कोण भी हमारा आसानी से निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्श्व चित्र में वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर, यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण पी 30 डिग्री और कोण ए 35 डिग्री हो तो सी बी पी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ये एक चित्र है और इसमें जो है ए बी और सी डी, यानी कि ये और ये क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं और ये एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी बिंदु पर काटती हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर कहा गया है यदि कोण पी, यानी कि ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और कोण ए, यहाँ पर देखिए ये कोण 35 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण सी बी पी यानी कि इस कोण की हमको क्या करना है, जो है वैल्यू निकालना है, यानी कि इसका हमको मान निकालना है। ये आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखने में जो कोण बीच में होता है उसी को मानते हैं कि ये कोण जो है यानी कि यहाँ पर जैसे तीन बिंदु दर्शाए गए हैं सी बी पी, तो यहाँ पर देखिए पी जो है बाहर की तरफ है और सी बाहर की तरफ है, तो ये बीच वाला जो बिंदु है वही मेन कोण होता है, यानी कि ये कोण जो है वो यहाँ पर इस कोण को अंकित करता है, ये आप लोग जान लीजिए। फिर देखिए अब देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक कंडीशन बताई गई थी कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक जीवा है और इसी जीवा पर देखिए एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो देखिए ये 35 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण या कह लीजिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर
कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, यहाँ पर लिख लेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ये कंडीशन लिख लेंगे, इसलिए ये क्या होंगे? ये बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए सी बी पी। तो यहाँ पर देखिए एक ये जो है कोण हमको पता चल गया है और एक कोण ये पता चल गया है। तो अब ये कोण हमको निकालना है, तो बहुत ही आसानी से ये कोण निकाल सकते हैं। तो वही कंडीशन हम पुनः लगा देंगे। त्रिभुज सी बी पी में, सी बी पी में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन कोणों को अंकित कर लेंगे। कोण बी सी पी और प्लस कोण बी सी पी और प्लस कोण क्या हो जाएगा? सी पी बी और प्लस कोण पी, देखिए पी बी सी, यहाँ पर पी बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण सी देखिए कितना है? 35 है, अभी निकाल चुके हैं। और उसके बाद फिर देखिए पी कितना है? तो पी देखिए है 30 डिग्री। और फिर देखिए बी कितना है? तो बी हमको निकालना है। तो यहाँ पर कोण बी और कोण पी बी और सी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर क्या करेंगे, अब जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। और फिर जो है प्लस कोण पी बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर कोण पी बी सी बराबर 180 में से 65 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कोण पी बी सी बराबर हो जाएगा कितना? यहाँ पर देखिए 80 में से 65 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि 115 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कोण दिया हुआ था और ये कोण दिया हुआ था, और हमको निकालना क्या था? ये कोण निकालना था। तो देखिए एक ही वृत्तखंड के ये कोण थे, इसकी वजह से ये कोण भी बराबर हो गया, यानी कि ये भी 35 डिग्री का हो गया। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण जोड़ करके और 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये जो है ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। और वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर की है, यानी कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और वृत्त की एक जीवा ए बी, देखिए ये जीवा है, ए बी दी हुई है, ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी भी लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और फिर क्या कहा गया है? यदि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी का मतलब है कि जो ओ एम है वो ए बी पर लंब है, ये कहा गया है। तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहा गया है कि ओ एम की, यानी कि ये लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस ओ वाले बिंदु को अगर ए से मिला दें तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखिए केंद्र से जो है चल करके यहाँ पर परिधि पर देखिए मिला हुआ है ये बिंदु, तो ये क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या हमारी दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर साथ में कहा गया है कि ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो यहाँ पर जब ये लंब है तो ये भी कहा गया है कि किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो ये भुजा होगी ये दो भाग जो है दो बराबर भागों में बटेगी। तो यहाँ पर देखिए जो है कहा गया है कि वृत्त की एक जीवा ए बी
ये ए बी जीवा हो गई जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पूरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। लेकिन अगर हम जो है इधर से यहाँ से केंद्र से जो है इस पर लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा जो है इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर की जो है जीवा थी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3 की हो जाएगी और ये भी 3 की हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 5 की हो गई और ये 3 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ में। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए एम ओ में क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर देखिए चाहें तो हम लोग हिंट के रूप में ऊपर ये लिख सकते हैं कि ये कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है ये त्रिज्या हो जाएगी, तो इसलिए ये तो पहले से दी ही हुई है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और उसके बाद फिर ए एम जो है वो यहाँ पर चाहें तो अंकित कर लें। ए एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 6 कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए जो ए एम है वो क्या हो जाएगी, ए बी की जो है आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 ए बी कर लेंगे, तो ए बी यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर जो है 6 का आधा कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए एम निकल आएगी। अब यहाँ पर हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज ए एम ओ में। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर देखिए कर्ण भुजा ये है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण भुजा यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर लंब देखिए ये है, तो लंब को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर आधार देखिए ये है, तो आधार 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लंब का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस आधार का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। और फिर लंब का स्क्वायर एक तरफ करेंगे और इसको जो है उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 25 - 9 हो जाएगा। और फिर लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे और फिर लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर √16 हो जाएगा। और फिर लंब बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ही आ जाएगा, यानी कि जो लंब भुजा है वो कितनी हो जाएगी, वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व चित्र से निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पार्श्व चित्र में निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है और इस चित्र की सहायता से हमको क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कोण बी ई डी, कोण बी ई डी कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए बी ई डी बराबर कोण होगा, देखिए कितना, यहाँ पर देखिए ये कोण दिया गया है, यहाँ पर जो है हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिए। यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पर पूछा गया है कि कोण बी ई डी कितना होगा, यानी कि ये कोण कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण बी ई डी बराबर कोण होगा बी ए डी के, और ये कितना है, ये है 60 डिग्री का, इसलिए ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि एक ही देखिए यहाँ पर एक ही जीवा पर बने कोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि रेखाखंड ए बी वृत्त की एक, यहाँ पर देखिए रेखाखंड क्या कहा गया है, ए बी, यानी कि ये एक ए है बिंदु और ये बी है। तो रेखाखंड ए बी वृत्त की एक क्या है, तो ये एक वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पर हम
क्या लिख लेंगे, जीवा लिख लेंगे, क्योंकि ये जितनी भी हैं ये क्या हैं, ये सभी जीवाएं हैं। यानी कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो भी रेखाएं हैं वो सब क्या होती हैं, वृत्त की जीवा होती हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो यहाँ पर रेखाखंड खींचा गया है वो क्या होगा, वो वृत्त की एक जीवा होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण, वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, वो कोण बराबर होते हैं। पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि एक ही वृत्तखंड के जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और बीच में दिया हुआ है और केंद्र के कोण के आधे होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे केंद्र केंद्र के कोण के आधे होते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण, यहाँ पर देखिए ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और केंद्र के कोण के आधे होते हैं, यानी कि अगर ये कोण जो होगा वो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ये अभी आप लोगों को इससे संबंधित एक क्वेश्चन बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ये केंद्र का कोण है और ये परिधि पर बना कोण है, तो केंद्र के कोण का आधा ये कोण होता है, और जो ये कोण होता है ये परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है कि वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर होते हैं, और केंद्र के कोण के आधे होते हैं। और जो केंद्र पर बना कोण होता है इसके क्या होते हैं, ये कोण आधे होते हैं। तो ये यहाँ पर भरना है। फिर जो है नेक्स्ट है, देखिए पॉइंट कि कोण बी ओ डी कितना होगा, कोण बी ओ डी। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट ये है और ओ और डी यानी कि ये कोण कहा गया है कितना होगा। तो देखिए ये कोण अभी हम बताए हैं कि वृत्त के केंद्र का जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर जो है परिधि पर बना कोण जो है उसका 2 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 गुणे कोण बी ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी ए डी कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 60 का 2 से गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण बी ओ डी हमारा निकल आएगा कितना, 120 डिग्री। तो इस प्रकार से ये भरने वाले क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, यानी कि एक ही चित्र में कई क्वेश्चन आप लोगों को हल करा दिए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।